सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। पहले सब लोग बैठ जाइए, खड़ा मत। थोड़ा इधर रखोगे क्योंकि इधर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, लोगों को दिखता नहीं। थोड़ा सा, थोड़ा सा चलिए बाबू, बैठ जाइए। इधर से लेना थोड़ा। इस कार्यक्रम के संचालक आदरणीय, क्या है, हाँ थोड़ा माइक बाबू इधर आ जाओ। आप लोग फोटो बाद में बनाना नहीं आ रहा है, क्या चीज। अब बाबू इधर जरा, ऐसे नहीं, सामने नहीं। इस कार्यक्रम के संचालक आदरणीय विकास सिंह जी, मंच पर बैठे हुए हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, जिनका अभी संबोधन आप लोग सुन रहे थे, आदरणीय प्रीतम सिंह जी, नारी शक्ति के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ललिता जी, नारी शक्ति के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जिनको आपने सुना, जिनका संबंध खगड़िया जिले से है, आदरणीय जयंती पटेल जी, मंच पर बैठे हुए हमारे सभी राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तरीय पदाधिकारीगण, और इस इलाके से काफी महत्वपूर्ण साथी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ लोगों का नाम मेरे पास आया है, मैं उनका नाम लूंगा, और जिनका नाम छूट जाए तो अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि सबके नाम लेने में बहुत समय लगेगा। तो हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं रविंद्र पटेल जी, हमारी पार्टी के प्रदेश के महासचिव है सुषमा जी, और एक जिनका आप सुन रहे थे, इनका नाम ही है धरती धमक। इनको देखेंगे नहीं आप, धरती भी और धमक भी और सिंह भी, तो धरती धमक सिंह जी, सदानंद मुखिया जी, सुषमा जी के हस्बैंड रोशन गुप्ता जी, सुरेश यादव जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे फौज के भी लोग रहे हैं यहाँ पर, सूबेदार सुरेश सिंह जी, सूबेदार संजीव यादव जी, हवलदार शैलेंद्र कुमार जी, प्रभु सदा फूल मुखिया जी, विधानसभा के प्रभारी पप्पू सिंह पटेल जी, स्वामीनंद जी, हेमंत कुमार जी, मृत्युंजय सिंह जी, सरपंच दीपक सिंह जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारी नारी शक्ति की महिलाएं सब। सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि कल मौसम बहुत ही अपने टाइप का था, खूब तेज आंधी थी, बारिश भी हुई, इसके बावजूद आप लोग इतनी संख्या में आए हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। देखिए ये कैसा समझिए संयोग है। मैं पहले जब भी बेलदौर क्षेत्र में आया करता था, कई बार मैं आया हूं, और चुनाव में तो मैं हमेशा आता था। तो आपके जो सम्मानित विधायक हैं पन्नालाल पटेल, उनको जिताने के लिए हम आते थे ना, भाषण देते थे, कहते थे भाई इनको जिताई। और पन्नालाल जी पिछले 20 वर्षों से विधायक है कि नहीं, 2005 से। अब बताइए 20 वर्ष तक जिसका अनुभव रहा है, नीतीश बाबू मंत्री बनाए, अरे बनाए, अब कहिए बनाए, चलती चलाने को बनता है क्या? आपको मैं बता दूं, पन्ना बाबू को पता नहीं होगा, किसी ने बताया भी नहीं होगा, लेकिन चूंकि सब लोग साथ में रहते हैं ना, जानना चाहिए कि जब हम थे तो इन लोगों की कितनी ताकत थी, कि जो चाहते थे इन लोगों का काम होता था, मंत्री रहे या ना रहे। पिछली बार ये मैं बता दूं, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ बोलता हूं, जब यहां का टिकट फाइनल हो रहा था, आप जानते हैं बहुत लोग बैठते हैं उसमें, इनके नाम के सामने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, समझे?
और संयोग से मेरे सामने जब बात आई तो आया तो हुआ कि भाई बेलदौर से कौन लड़ेगा। तो हमने कहा पन्ना बाबू लड़ेंगे। तो जितने साजिश करता थे सब चुप हो गए थे, मेरे सामने तो बोल नहीं सकते। उनको लग रहा था कि आज सीपी सिंह अगर मटियाएंगे, कुछ और नाम कहेंगे तो भाई इनका हम लोग इंतजाम कर दे। लेकिन देखिए, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ मदद किया। और अब देखिए क्या है, आप जितने लोग हैं यार सब जानते हैं कि भाई जो समाज है उसके हित की रक्षा करना किसकी जिम्मेवारी? बताइए। हित की रक्षा करने की जिम्मेवारी होती है जो नेता, जो नेतृत्व होता है, जो नेतृत्व करता होता है। आप सब लोगों ने 2005 से 2020 तक और अब 2024 में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मदद किया ना कि नहीं किया? सब लोगों ने मदद किया। क्यों मदद किया? उनको लगा कि भाई, सब लोगों को लगा कि हमारा आदमी प्रदेश का मुख्यमंत्री है तो भाई हम सुरक्षित हैं। लगता था। हम भी उस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, सब लोग रहे, आपको प्रीतम सिंह जी भी बता रहे थे। लेकिन आज क्या स्थिति जरा सोचिए। पहले मैं काम पर आऊंगा, बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले क्योंकि आप सब लोगों को राजनीतिक बात समझनी बहुत जरूरी है। आप सब लोग देख रहे हैं, कहने की आवश्यकता है क्या कि भाई नीतीश बाबू जो 2005 में थे, जो 2010 में थे, जो 2015 में थे, जो 2020 में थे, जो 2024 में थे, 2025 में है, बिल्कुल नहीं है। हम लोग उनके साथ थे। नीतीश बाबू का एक व्यक्तित्व था, बोलते थे, उनकी भाषा कितनी मर्यादित थी, किस तरह का उनका जो हम लोग कहते थे आव भाव होता था, भाव भंगिमा होती थी। और आज जहां वो जाते हैं सब लोग असहाय हो जाते हैं। किसका पैर पकड़ लेंगे, कहां ताली बजाने लगेंगे, ये सब बहुत ही आप लोगों को जितना लगता होगा, मुझे तो बहुत खराब लगता है कि भाई हम लोग उनके नेतृत्व में काम किए, हमारे नेता रहे। लेकिन आप जितने लोग हैं एक बात जान लीजिए, शरीर तो सबका होता है और एक समय के बाद शरीर में शक्ति की कमी होती है। उम्र ढलने के साथ साथ सब चीजों में गिरावट आती है और आज वो साफ। अब क्या होगा? आपका नेतृत्व कौन करेगा जो बताइए? आपका बेलदौर क्षेत्र है, कौन नेतृत्व करेगा? आप लोग बेलदौर में जो वोट डालते रहे हैं वो नीतीश बाबू के नाम पर वोट डालते रहे, डाला है कि नहीं जो बताइए? बोलिए। और अब आप देखिए सामने क्या है, जब आपके नेता का शरीर ही नियंत्रण में नहीं है तो प्रशासन पर क्या नियंत्रण है? और जितने उनके सहयोगी हैं उनको काहे आगे बढ़ा रहे हैं? नीतीश बाबू से किसी का लेना देना नहीं है, किसी का लगाव नहीं है। सबकी रुचि सिर्फ इसमें है कि नीतीश बाबू के जो समर्थक पूरे बिहार में जो रहे हैं, कैसे उनका फिर से जो है साथ ले लिया जाए, कैसे उनका वोट फिर से ले लिया जाए और 2025 में अपने तरह की सरकार बनाई जाए। ये है मंशा। नीतीश बाबू का सिर्फ चेहरा सामने देख करके अपनी रोटी सेकना चाहते। अब जरा बताइए बेलदौर के लोग, अब आपके सामने क्या चुनौती है? आपके सामने नेतृत्व का सवाल है कि आपके प्रदेश का, आपके समाज का, आपके क्षेत्र का नेतृत्व कौन करेगा? ये चुनौती है कि नहीं? बताइए, ये बताइए। ये मैं चुनौती नहीं रहता।
अगर आपके पन्नालाल पटेल जी, उनका भी तो उम्र है ना उनका भी जी, वो मंत्री भी नहीं बने तो मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकते, प्रदेश का नेतृत्व तो नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या निर्णय लेना, जो बताइए। तो ऐसा निर्णय लीजिए जिससे आपकी ताकत प्रदेश से लेकर करके जिले में और क्षेत्र में कायम हो। और ये कैसे संभव है? मैं तो एक बार में मैं कई बार बोल चुका है, जब नेतृत्व आपका सवाल देखिए, किस पार्टी का भविष्य उज्जवल होता है? जिसके में नेतृत्व जो है मजबूत है। लीडर रहेगा तब ये पार्टी रहेगी। और जनता दलियों में क्या हाल है? लीडर है नीतीश बाबू, स्थिति क्या है आप देख रहे हैं। तो जनता दलियों का क्या भविष्य है, आप जरा बताइए, क्या भविष्य है? जनता दल में ये जिनका नाम ले रहे थे हमारे प्रीतम सिंह जी, वो जो 4 लोगों को घेरे हुए रहता है, जिसको हम भुंजा पार्टी बोलते हैं ना, उसको नेता मानिएगा आप लोग? वो जो 4 लोग हैं उनको नेता मानिएगा बलदौर के लोग? क्योंकि किसी में किसी प्रकार की क्षमता ही नहीं है। वो सब लोग नीतीश बाबू को आगे रख करके अपनी रोटी सेक रहे। ये समझना बहुत जरूरी है। और जब आप ये समझ जाइएगा, और तब देखिए हमने पार्टी बनाया कि, जरा सुनिए इस बात, ये समझना बहुत जरूरी है। इस पार्टी का जो हमने गठन किया, और नाम पार्टी का अच्छा है कि नहीं आशा, जो बताइए तो। अरे पार्टी का नाम अच्छा लग रहा है? आप लोग कुछ बोलते नहीं, बोलिएगा कि अच्छा लग रहा है कि नहीं। आशा, उम्मीद, है ना, काहे बनाए? बता रहे थे प्रीतम सिंह जी के समय हम लोग लगा दिए। शुरू में अगर हम पार्टी बनाते तो लोग क्या बोलता कि नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बनना है, और रामचंद्र बाबू देखिए पार्टी बनाकर हमको कमजोर करेगा था ना। मैंने उस समय पार्टी नहीं बनाया, और जब मुझे लग गया कि अब भाई नीतीश बाबू की जो स्थिति है, अगर हम अपनी पार्टी नहीं बनाएंगे तो इतना बड़ा जो समूह है, इतना बड़ा जो समर्थक है नीतीश बाबू के साथ, मैं भी जनता दलियों में था, तो वो कहां जाएंगे? कोई तो जगह चाहिए। तो हमने जो पार्टी बनाया, और पार्टी के जितने आपके यहां मंच पर दिख रहे हैं सब पदाधिकारी कौन लोग हैं? ये कोई बाहर से आए हैं? ये सब यही है। हमारे प्रीतम सिंह कोई बाहर से आए हैं? सब जनता दलियों में हमारे साथ मजबूत साथ। तो भाई जितने भी हमारे बिहार में, मैं ये बार बार बोलता हूं कि जब जनता दल अब डूब रहा है, उनका नेतृत्व नीतीश बाबू को आप देख रहे हैं, वहां नेतृत्व नहीं है। और आशा पार्टी नई पार्टी बनाई इसलिए गई है कि जब जनता दलियों का जहाज डूब रहा है, तो ये नया जहाज जो है, इस पर सब लोग आ जाइए, तो आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। इसे सहमत है ना? तो देखिए, इसी को घर घर प्रचार करना है। सब लोग बोलेगा नीतीश बाबू ने बढ़िया काम किया, तब तो साथ में थे। मैं तो 25 वर्षों तक उनके साथ रहा। तब नीतीश बाबू जो काम किए उसको और अगर अच्छा करना है, उनकी जो विरासत जिसको कहते हैं बढ़ाना, तो कौन बढ़ाएगा जी? वो भुंजा पार्टी वाला? अरे बढ़ाएंगे तो हम लोग ना बढ़ाएंगे, क्योंकि हम लोगों को दर्द है, हम लोगों को पीड़ा है, हम लोगों ने इसे संघर्ष किया है। तो क्या संकल्प लेना है कि आप लोग तो जुड़ ही गए हैं मजबूती से आशा पार्टी के साथ। जितने भी बिहार में आपके क्षेत्र में जनता दलियों के साथी हैं, कहीं डामाडोल की स्थिति में मत रहिए। संसद में दोनों गए, माया मिली नारा। तो भाई आपका जहाज तो डूब रहा है, और हमारा जहाज एकदम नया नया बनकर तैयार है। सब लोग आ जाइए, सबको लाइए। और बिहार में बता देते हैं, हमारा भी अनुभव राजनीति में तो ज्यादा नहीं है, 16 ही साल का है, लेकिन प्रशासनिक अनुभव हमारा 28 साल का।
हम बिहार भी चलाए हैं, उत्तर प्रदेश भी चलाए और सात सात मंत्रालय भारत सरकार में चलाए। बाबू जरा इधर 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 सामने लोग अब खत्म। तो अनुभव है हमारे पास, हमको कोई ठग नहीं सकता। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, इसको सुनिएगा गौर से जरा, और जरा इसको चर्चा करिएगा। जितने पढ़े लोग हैं सब लोग, हमको बताया गया कि यहाँ के बहुत लोग नौकरी करते हैं, अच्छी बात। आप आज देखिए सब लोग जो है मंडल कमीशन में कितना भाग लिए और कितना संघर्ष के बाद आरक्षण मिला, 94-95 में लागू हुआ। जरा सुनिए जिस बात को मैं कहना चाहता हूं। और नेताओं को पूछिएगा, जवाब किसी के पास नहीं है, जवाब मैं ही आगे दूंगा। क्या हुआ जो सुनिए। हमारे बारे में बता रहे थे प्रीतम सिंह जी कि मैं आईएएस अफसर था। जिस समय मैं आईएएस अफसर बना था कोई आरक्षण नहीं था, हम गांव में पढ़ करके आईएएस अफसर बने। आज आरक्षण भी है, आरक्षण लागू हुए 30 साल होने जा रहा ओबीसी। नीतीश बाबू ने बिहार में जाति जनगणना कराई, कराए ना, 215 जातियों को जाति जनगणना कराए। वो अलग बात है कि वैश्य समाज के 19 जातियों को एक ही जगह बलिया में कर दिया। अब जब जातीय जनगणना कराए तो आप देख रहे हैं ना, 64% के आसपास बिहार में सिर्फ और सिर्फ जिसको हम कहते हैं पिछड़ा, 64%। कितना है? 64%। इसको जरा सुनिएगा, इधर उधर दिमाग मत भटकाइएगा। अभी आईएएस का रिजल्ट आया, हर एक साल आईएएस की परीक्षा होती है। रिजल्ट आया है, 1009 लोगों का सिलेक्शन हुआ। कितना हुआ है? 1009। नीतीश बाबू क्या कहते हैं कि जातीय जनगणना हमने कराया है तो जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी भागीदारी। और आज सब लोग बोलेगा कि देश का प्रधानमंत्री यदि पिछड़ा है, बिहार का मुख्यमंत्री पिछड़ा है और बेलदौर के माननीय विधायक यदि पिछड़ा है। रिजल्ट क्या निकला है श्रीमान जी, पूछिए नेताओं से। आईएएस की मैं बात बोल रहा हूं, जो सबसे बड़ी परीक्षा है। हमारी आबादी 64%। रिजल्ट जानते हैं कितना लोगों का हुआ है? 318। 1009 में 318 कितना प्रतिशत हुआ? मात्र 31%। अब की आबादी 64% और आपके बच्चे बच्चियां कितने हैं? सिर्फ 31%। ये स्वीकार है आपको? ये स्वीकार है? कोई बोलने स्वीकार है? इतना गलत है। और नीतीश बाबू कहते हैं न्याय के साथ विकास। इससे बड़ा क्या न्याय होगा? मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूं, चाहे वो किसी समाज के हो, लेकिन लोकतंत्र में संख्या बल इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। और जो सामान्य वर्ग के हमारे अभी जो सिलेक्शन हुआ है, सुनिए, आबादी कितनी है? 10%। 1009 में 444 लोग सिलेक्ट हुए। कितना हुआ? 444। 1009 में कितना प्रतिशत हुआ? 44%। जिसकी आबादी 10%, उसके आईएएस लोग बने 44%। और जिसकी आबादी 64%, उसकी में आईएएस के लोग 31%। स्वीकार है क्या आपको? ये कौन सा न्याय है? ये कौन देखेगा? तो देख, मुख्यमंत्री जी कहेंगे, प्रधानमंत्री जी देखेंगे। अगर प्रधानमंत्री जी देखे होता तो ये नौबत आती क्या? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, सब लोग हो गए हैं निश्चिंत कि भाई आज तो सरकारी सेवाओं में एक आरक्षण है, पिछड़ा समाज का, तो आरक्षण कोई प्रतिबंध नहीं है। हमारी आबादी है 64%, हमारा आरक्षण है 27%, हम 87% पर रहेंगे।
यही सोच रहा है। लेकिन आज ये 30 साल आईएएस में आरक्षण लागू हो गया। अब पिछड़े वर्ग की जो स्थिति है वो मैंने आपके सामने रखा है। स्वीकार है क्या? ये स्वीकार नहीं है और इसको स्वीकार भी नहीं करना है। अपने हक की लड़ाई लड़नी है। हम किसी की हकमारी नहीं करेंगे। हम किसी का हक नहीं छीनना चाहते, लेकिन हमारी जो हिस्सेदारी है, हमारा जो हक है, उसमें अगर कोई कटौती हो रहा है तो उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आशा पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। कोई नेता आपको ये सब नहीं बताएगा क्योंकि उनको भय लगेगा। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं तो आईएएस में रहा, मैं राजनीति में हूं, तो मैं तो देख रहा हूं क्या होना चाहिए। भाई क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी भी? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। नीतीश बाबू भी कहते हैं न्याय के साथ विकास। हो क्या रहा है? पिछड़े या पिछड़े समाज के साथ क्या हो रहा है? आईएएस की परीक्षा का जो रिजल्ट है, ये देखने की जरूरत है। और तब आपको लगेगा कि नींद में सोए रहने से काम नहीं चलेगा, कि केंद्र में भी हमारे प्रधानमंत्री, प्रदेश में भी हमारे मुख्यमंत्री और विधानसभा में भी हमारे विधायक, लेकिन आपके सामने आपकी हकमारी हो रही है। आपके बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, जो हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं। ये स्वीकार है ना? ये समझना बहुत जरूरी है। 30 साल का समय गुजर गया और इसीलिए देखिए, मैंने जो पार्टी बनाई है, इसीलिए बनाया है हमने कि भाई जो लोकतंत्र होता है, इसमें संख्या सबसे महत्वपूर्ण है और संख्या के अनुरूप सब जगह भागीदारी मिलनी चाहिए। सबसे पहले यही होता। और ये हम लोग इस बात को न सिर्फ उठाते रहेंगे, बल्कि जब हम लोग को मौका मिलेगा, जो आगे आपके सहयोग से मिलना ही है, तो इस प्रकार का जो अन्याय हो रहा है उसको हम लोग बंद कराएंगे। बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई पिछड़े की जो हकमारी हो रही है उसको बंद हम लोग कराएंगे। हमारी पार्टी का एक संकल्प कि पॉलिटिकल बात समझिए। तो इसलिए देखिए, अपनी ताकत अगर पटना में बढ़ानी है तो पटना में आपका प्रतिनिधि चाहिए कि नहीं चाहिए? आपका प्रतिनिधि कौन होता है? जो विधायक होता है। तब पन्ना बाबू का तो उम्र हो गया जी, हो गया है कि नहीं? तो उनको स्वेच्छा से रास्ता पकड़ लेना चाहिए कि अब रामचंद्र बाबू आइए गए तो हम भी साथ लग जाते हैं। उनके लोगों को कहिएगा कह रहे अब उम्र हो गलो, अब भाई आइए गए रामचंद्र बाबू साथ में लगे जाए। और जो हम लोगों का एक समाज की ताकत है इस क्षेत्र में, वो बरकरार तभी रह सकता है। आप जरा देख लीजिए, पिछले बार पन्ना बाबू को कितना वोट आया था विधानसभा में? 56,000। अरे 56,000 कुछ वोट था। और जो दूसरा उम्मीदवार था कांग्रेस का, और 51,000 कुछ वोट था। 5,000 वोट से जीते हैं पन्ना बाबू। तो जितना लोग बैठा हुआ है यहाँ, यही लोग अपना परिवार का वोट अगर आशा पार्टी में दे दिए तो आपका तो दुकान बंद हो जाएगा। तो हमको दुकान नहीं बंद करना है, हमको ये जो नई दुकान खुली आशा की, इसकी शुरुआत करनी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनके भी जो साथियों कौन है, वो सब जेडीयू में रहा ना। मैं भी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं और सामने भविष्य मैंने बता ही दिया कि जब वो जहाज डूब रहा है तो आइए, और जो आपकी ताकत रही है तभी बरकरार हो। और जब आज शक्ति की पूजा होती, जब बिहार में आपका नेतृत्व करता बेल्लौर विधानसभा से आशा पार्टी का होगा,
तो बिहार के और विधानसभा से हमारे साथी जीत करके आएंगे, तो बिहार में या तो आपके नेतृत्व में सरकार बनेगी या आपके समर्थन से सरकार बनेगी। तो फिर जो हम लोग की सोच है उसके अनुरूप हम लोग काम करवाएं। इसे सहमत है ना? तो हम ये सोचे ना कि आप लोग पूरी ताकत से बेलदौर में आशा पार्टी को जिताइएगा। अब ये मत सोचते रहिएगा कि उम्मीदवार कौन रहेगा, कि मान के चलिएगा कि उम्मीदवार था आरसीपीएस, समझे ना? तो ये हमारा उम्मीदवार आरसीपी सिंह है पन्ना बाबू, तो ही जाके बोला होगा कि तू ही लड़ो। देखिए ताकत तभी न बनेगी, और जब अपनी सरकार बने। तो आप लोग थक गए, लेकिन कुछ बात तो बता दे कि हम लोग करेंगे क्या। आपको जनता के बीच में बोलना पड़ेगा ना। अब जितने लोग हैं सब किसान हैं भाई। आजकल सरकार सबको पेंशन देती, लेकिन किसान उनको याद नहीं आए। हमारे देखिए बड़े अच्छे हमारे फौज में लोग काम करते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं, और जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो सरकार उनको पेंशन देती है। बहुत बढ़िया, जिससे कि लोगों को उत्साह बना रहता है। हमारे किसान भारतवर्ष में खाद्य की सुरक्षा दी। आपने इतना अन्न का उत्पादन किया है कि भारत सरकार को कटोरा लग करके किसी भी देश के सामने नहीं जाना चाहिए। इतनी बड़ी सुरक्षा आपने दिया, और जब किसान का उम्र 60 साल हो गया, बूढ़ा हो गया, तो उसका भी तो नाती पोता कहेगा कि बाबा कुछ दीजिए हमको, तो कहां से देगा? तो किसान को पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बताइए आप लोग। तो आपकी पार्टी जब आशा पार्टी की सरकार बनेगी या आपके पार्टी से के समर्थन सरकार बनेगी, तो बिहार के किसानों को हम लोग पेंशन देंगे। और ये पेंशन की राशि उतनी होगी, जहां किसी भी प्रदेश में अगर पेंशन दे रहा होगा उससे 100 रुपए हम लोग ज्यादा, हम लोग कम नहीं देंगे, क्योंकि उनका हक है। किसानों ने अपनी कमाई से इतना किया है, और हमारी इतनी संख्या में हमारी नारी शक्ति महिलाएं, इनको भी बिहार में पेंशन नहीं मिलता, इनको भी कोई पेंशन नहीं। पेंशन क्या मिलता है भाई? बूढ़ा बूढ़ी का पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, जो हमारी बहनें हमारी बेटियां जो विधवा हो गए उनको, और फिर आप देखते हैं जो दिव्यांग है, अलग से जितने हमारी नारी शक्ति के लोग हैं, इनके लिए कोई अलग से आर्थिक योजना नहीं है उनको मदद करने। अब पेंशन के बारे में तो हमारा देखिए केसरी जी पूरा डाटा आपके सामने रख रहे थे। भाई बेलदौर में एक कप चाय कितना में मिलता है? 10 रुपया में। अब पेंशन कितना मिला को 13 रुपया। तो 2 आदमी चाय भी नहीं पी सकते। तो ये बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? तो आशा पार्टी की सरकार आएगी तो जितना पेंशन और प्रदेश में दिया जाता है, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, उससे 100 रुपया हम लोग और ज्यादा ही। और जो हमारी महिलाएं हैं, इनकी आबादी कितनी है? आधी, 50% इनकी आबादी है। तो इनके खाते में प्रति माह, अभी देख रहे हैं ना, बिहार में आरजेडी ने एक योजना की घोषणा की है, माह महीन योजना, कि हम इतना रुपया देंगे। बगल के झारखंड में भी दे रहा है। तो अपनी आशा पार्टी की सरकार जब बनेगी या आपके समर्थन से सरकार बनेगी, तो जितनी हमारी बिहार में महिलाएं हैं, सबके खाते में सीधे सीधे किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसा दिया जाएगा। और हम लोगों ने नाम भी सोच लिया है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए जो दिया है उसमें है किसान सम्मान निधि योजना। और जो हम नारी शक्ति के सम्मान के लिए करेंगे, जिसका नाम रखेंगे नारी शक्ति सम्मान योजना। नाम अच्छा है ना? अरे बोलिए ना, आप ही लोगों को तो मिलना है, बोलिए कस के। नाम अच्छा है ना ये? तो ये हम लोग करेंगे। अब देखिए जितने लोग हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, कई मुखिया जी लोग हैं, कई और लोग हैं, सब लोगों को अंचल ब्लॉक जाना पड़ता है। काहे के लिए? निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाना पड़ता है ना।
आवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाना पड़ता है ना, आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाना पड़ता है, किन्हीं की डेथ हो जाती है तो सबका जो है आपको म्यूटेशन कराने के लिए दाखिल फर्म कराने जाना पड़ता है। बिना पैसा लिए वो करता है क्या बताइए? सब चीज बोलेंगे, जब मुख्यमंत्री से कहिएगा तो बोला रहे ऑनलाइन है रामचंद्र बाबू, एकदम ऑनलाइन। ऑनलाइन करते रहिए, कुछ ना होने दो। ऑनलाइन ऑफलाइन बिना पैसा दिए मिलता है। अब देखिए, जो मैंने कहा कि जब आशा पार्टी की सरकार बनेगी आपके सहयोग से, तो क्या करेंगे हम लोग? जितने लोग यहां बैठे हुए हैं सब लोग जो वोट डालते हैं तो वोटर आईडी कार्ड लेके जाते हैं ना, तो वोटर आईडी कार्ड सबके घर में है, कौन देता है? चुनाव आयोग सबके घर में पहुंचा दिया। तो घर घर में वोटर आईडी पहुंच गया। नीतीश बाबू घर घर बेच के लोग जाति पता कर लिए कौन कितना है। तो आपकी सरकार जब बनेगी तो ये नोट कर लीजिए, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आपके घर में प्रति वर्ष 31 मार्च के पहले पहुंचाना सरकार की जिम्मेवारी। आपको अंचल ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, और जिनकी मौत होगी उनके नाम से अगर जमीन होगी तो दाखिल खारिज कर करके जो अंचलाधिकारी है उनकी जिम्मेवारी होगी कि आपके घर पर रसीद पहुंचा दे। कहीं चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। ये सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे, तब न जाकर के लोगों को सुविधा होगी। सरकार का क्या मतलब? भाई कहते हैं सुशासन। सुशासन का मतलब क्या होता है? कि जो सेवा सरकार दे रही है, जो सुविधा सरकार दे रही है, उस सबको मिले। और एक खगड़िया साहब इस साधारण जगह नहीं है। आप चारों तरफ, अगर अभी मैं आ रहा था बंदे पर से, तो नजर दौड़ाइए, जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ क्या है? मक्का 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 है ना। हमारे किसान कितना मेहनत करके मक्का उगा रहे हैं। अब मक्का का रेट मैं कल पूछ रहा था, मैं गया हुआ था रुपौली, तो बता रहा था 2190 रुपये क्विंटल। यहां क्या रेट है अभी? है? अच्छा देखिए, मैं बता, अब देखिए, आप लोग से मक्का जो व्यापारी खरीदता है और जब यहां से मानसी से लोड करता है, वो कहां जाता है? वो सब कहां जाता है? वो चला जाता है, कोई हैदराबाद को चला जाता है, तमिलनाडु को चला जाता है, लुधियाना। आप पैदा कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपको पैसा जितना मिलता है उससे कई गुना मुनाफा कौन कमाता है? जिसको खेती से कोई लेना देना नहीं होता। आप देखिए, आप सब लोग जब आपके बच्चे पढ़ते हैं, बाहर जाते होंगे, सवेरे सवेरे जहां कोई नौकरी करता है, दिल्ली में, मुंबई में, पटना में, तो सोचेगा गांव का आदमी आया है तो इनको रोटी सब्जी क्यों खिलाए? इनको कॉर्नफ्लेक्स और दूध खिलाता है ना। तो कॉर्नफ्लेक्स क्या है? हम लोग मकई बोलते हैं, मेज बोलते हैं, भुट्टा बोलते हैं। अंग्रेज लोग, अंग्रेज के टाइम उसको क्या बोलता है? कॉर्न, समझे? और उसी को अगर चूड़ा की तरह कूट लिया और थोड़ा उसको तल लिया तो कॉर्नफ्लेक्स हो गया ना। एक एक डिब्बा मिलता है कितना में? 500 रुपए से ज्यादा, मुश्किल से 250 ग्राम होगा, और दूध में मिला के खाएगा। बताइए कितनी कमाई है। तो जो वहां कॉर्नफ्लेक्स बन रहा है उसकी फैक्ट्री बेलदौर में लगना चाहिए कि नहीं? बताइए, लगना चाहिए कि नहीं? अब देखते हैं उसमें लिखा रहेगा मुर्गा ब्रांड, तो फलाना ब्रांड। बेलदौर का किसान मेहनत करता है। जब यहां अगर कॉर्नफ्लेक्स का जो यूनिट लग जाएगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकार को टैक्स मिलेगा। और हम बार बार ये बोलते हैं, क्योंकि मकई में हमारी भी रुचि है। एक जो मकई का दाना है ना, सुन लीजिए, उससे 24 तरह का प्रोडक्ट बनता है, 24 तरह का उत्पाद बनता है। इतनी ज्यादा संभावनाएं हैं, और हो क्या रहा है?
आप उड़ जाते हैं और चला गया कहां? रोजगार कहां मिल रहा है? फैक्ट्री कहां लगी? बाहर। अब वहां मजदूरी करने कौन जाएगा? हमारा बेलदौर का बेटा मजदूर बनेगा। और जब कोई परेशानी होगी तो उसको धक्का मार के बाहर कर देगा। देखा था ना आपने? तो हम क्यों इसको सहे? आज सबसे ज्यादा अगर उत्पादन मक्का का है तो कहां है हमारे बिहार के इस कोसी और इस इलाके में पूरा का? कितनी संभावनाएं हैं? नीतीश बाबू आते हैं इतने बार, उनके मंत्री इतने बार, कभी चर्चा करता है कोई यहां भी लगना चाहिए? कभी नहीं। दिन भर गिनाया कि हमने इतना पुल बना दिया, हमने बिजली दे दिया, हमने पानी दे दिया। तब पुल जब पार करते तो कितना टोल टैक्स देना पड़ता है बताइए जरा? मुफ्त में जाते हैं नीतीश बाबू। हम लोग आपके सड़क से जाते हैं, पुल पर चलते हैं तो हम टोल टैक्स देते हैं फ्री बने। आप हमको बिजली देते हैं, बिजली का बिल सबसे महंगा है तो बिहार में मुफ्त में नहीं देते। नल का जल पता कर लीजिए मुफ्त में मिलता है। तो क्या दे रहे हैं हम? हमारे बच्चों को चाहिए रोजगार, हमारे बच्चों को चाहिए कहां उनको अच्छा काम मिले जिससे उनकी आमदनी बढ़े, प्रति व्यक्ति आय बढ़े। और ये तभी संभव है जब अपने यहां उद्योग धंधे लगेंगे। उद्योग धंधे के लिए क्या चाहिए? उद्योग धंधे के लिए सबसे पहले क्या होता है? जो उसका रॉ मटेरियल होता है। हमने मक्का का बता दिया भाई, हमारे पास पूरा रॉ मटेरियल है। हमारे यहां सारे के सारे लोग काम करने वाले, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं। हमको क्या चाहिए? हमको फैक्ट्री लगाने के लिए जो हमारा निवेशक है, निवेश करने वाला चाहिए। पैसा कोई भी बड़ा बड़ा निवेशक अपने घर से नहीं लगाता है, सब पैसा बैंक का लगता है, सब सरकार का जितना भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसका पैसा लगता है। तो बताइए, हमारे पास रॉ मटेरियल है, हमारे पास लेबर है, हमारे पास बिहार में ही 14 करोड़ आबादी है, इतना बड़ा मार्केट है। हमको चाहिए सिर्फ क्या? तो चाहिए निवेशक और चाहिए हमारा उसके लिए फंड। तो ये किसका काम है? ये सरकार का काम है, ये मुख्यमंत्री का काम है, प्रधानमंत्री का काम है कि बिहार में ला करके लोगों को यहाँ कहिए रोजगार के अवसर पैदा तभी होंगे जो उद्योग धंधे लगाए। और हम लोग इस बात को सुनिश्चित कराएंगे कि भाई हमारे बिहार में कृषि आधारित उद्योग लगे। हमने तो सिर्फ एक मक्का का नाम लिया, यहाँ का दूध भी उतना ही इंपॉर्टेंट है भाई। कड़वा मोड़ का पेड़ा सब खाता है पूरे बिहार का लोग, तो सिर्फ पेड़ा खाएगा? उसका बहुत चीज बनेगा आज की तारीख में, बहुत संभावनाएं हैं। चाहे वो मछली हो, सब में असीम संभावनाएं हैं। तो आपकी सरकार जब आएगी सत्ता में, आपकी पार्टी की सरकार, तो हम लोग कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देंगे, उद्योग को लगाने के लिए सब प्रयास। और एक बात और जान लीजिए, सब नेता लोग बोलेंगे ना कि बिहार में कुछ नहीं है, रामचंद्र बाबू कैसे ही भाषण देते, कैसे लगेगा उद्योग? यहां तो खनिज संपदा ही नहीं है, न माइंस है, न मिनरल्स है, कैसे होगा? सब चला गया झारखंड। आपको मैं बता देता हूं, सब लोगों को डिमोरलाइज करते हैं ये लोग। जो झारखंड में कोयला है उससे कम कोयला बिहार में नहीं है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं मंत्री रहा, इस्पात मंत्रालय में रहा, और हमारा नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का काम ही है ये पता कराना कि कहां कितना खनिज है। तो बिहार में कोयले का कमी नहीं है, लेकिन अब कोयला का जमाना नहीं रहा। जलवायु परिवर्तन को लेकर करके अब जान रहे हैं सब जगह नए नए तरह के ऊर्जा का स्रोत आने। इसके अलावा जरा जान लीजिए, अभी आप कल ही अखबार में पढ़ रहे होंगे, जितने पढ़ने वाले, पाकिस्तान बड़ा खुश है कि पाकिस्तान में सोना मिल गया है, पाकिस्तान में कॉपर मिल गया है।
पाकिस्तान में रेयर अर्थ मिल गया है। पाकिस्तान की क्या स्थिति आप जानते हैं, हम उस पर आएंगे। लेकिन जरा सोचिए कि उन लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की सरकार, जो आज चारों तरफ से बदनाम हो रही दुनिया में, अपने लोगों को क्या बता रही है कि हमारे यहां सोना मिल गया, हमारे यहां कॉपर मिल गया, हमारा रेयर मिल गया। अब बिहार में साहब, बिहार में सोना का अकूत भंडार है। बिहार में रेयर अर्थ का अकूत भंडार है। बिहार में टंगस्टन का अकूत भंडार है। लेकिन यहां के नेता लोग को पते नहीं, कहेगा बिहार में कुछ है ही नहीं। जबकि आगे आने वाली जितनी भी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो मोबाइल देखते हैं, चाहे जहाज को देखते हैं, रॉकेट को देखते हैं, स्पेस का सुनते रहते हैं, जितने चीज की जरूरत है सब बिहार में है। और ये न तो बिहार के नेताओं को पता है, न बिहार के नेता इस बात को कभी बोलते हैं। और मैं जब मंत्री था तो मैं बोल रहा हूं, नीतीश बाबू को मैंने 4 घंटे समझाया था कि ये सब चीजें बिहार में है, नीतीश बाबू करिए और बिहार का ही भविष्य है आगे। लेकिन किसी को इसकी चिंता नहीं है, दिन भर लोग जात धर्म में तोड़ने में लगे। ये समझना बहुत जरूरी है। तो हमारे यहाँ मिनरल्स भी हैं, हमारे अच्छे अच्छे माइंस भी हो सकते हैं, सब तरह का धातु मेटल्स भी है। तो जितने तरह का उद्योग लग रहा है सब हमारे बिहार में लग सकता है। लेकिन सोच होनी चाहिए तब ना। यहां सोच क्या होता है, आप जरा समझिए इस बात को। जितने लोग हम लोग यहां बैठे हुए हैं, अभी जो कश्मीर में घटना घटी है, वो कितने दुखी है ना। इस प्रकार की घटना नहीं घटनी चाहिए। अपने देश को आजाद हुए 78 साल हो गया साहब, और आज भी हमारे जो नागरिक अगर वहां घूमने जाते हैं उनको घूम दिया जाता है। ये बर्दाश्त के बाहर। इतनी बड़ी हमारी ताकत है, 142 करोड़ हमारी आबादी है, हमारी इतनी बड़ी फौज है, इतना बढ़िया हमारा एयरफोर्स है, इतना बड़ा नेवी है, उसके बाद भी हमको ठोक के चला जाता है। ये मंजूर है आपको? हम लोग बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं करते। और देखिए, ताकत अपनी जो होती है ना, उस ताकत को समय समय पर दिखाना भी पड़ता है, जिससे इस तरह के जो प्रवृत्ति के लोग हैं वो उनको एक चेतावनी मिल सके। क्या होता है देहात में, आप लोग सब रहते हैं हाँ, किसी को समझता है कमजोर है तो उसका सब मकई काट के लेके चल, किसी को देखेगा कमजोर है तो उसका जानवर खोल के लेके चल। लेकिन अगर किसी का जानवर खोल के लेके गया, अब पकड़ा गया और उनकी पूरी कुटाई हो गई तो हिम्मत करेगा? तो काहे के लिए होता है? हम लोग किसी के साथ अन्याय नहीं करते। भारतवर्ष कभी भी, याद करिए, हमारा वो इतिहास नहीं रहा है, हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं। हमारे भाई जो पूज्य बापू गांधी जी ने देश को आजाद कराया, हथियार क्या था? क्या हथियार था? सत्याग्रह का था। लेकिन हमने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को हमने झुका दिया। और आज साहब हम लोग सब तरह से मजबूत है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और हमारे लोग साथ ऐसा न्याय होगा, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो बिहार में भी देखिए, हम लोगों को अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी, अपने लोगों की सोच को बदलना पड़ेगा। दिन भर लोग क्या करते हैं, समाज कैसे बटे उसी में लगे, कैसे समाज को जोड़ा जाए। जोड़िएगा तभी ना आगे बढ़िएगा, और जब बांटने लगिएगा ना, काटने लगिएगा ना, तो अकेले बच जाएगा। तो हम लोग क्या संकल्प लेना कि हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा क्षेत्र सभी खुशहाल होगा जब सब में सामाजिक सद्भाव होगा, सांप्रदायिक सौहार्द होगा, और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होगा। और ये करने के लिए जरूरी क्या है कि जो नेतृत्व है वो इस प्रकार का कार्यक्रम चलाए, इस प्रकार के काम करे कि लोगों का मनोबल ऊंचा रहे।
क्या होता है बिहार के लोगों को, उसका मनोबल हमेशा आप नीचा करते रहते हैं। ये नहीं है, ये नहीं है, बिहारी मजदूर है, बिहारी मजदूर रहा है। बिहार सत्ता का केंद्र रहा है, हजारों वर्षों तक दुनिया पर शासन किया है, ज्ञान का केंद्र रहा है। एक एक नहीं, कई हमारे अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रहे, तो हमारे में कोई कमी नहीं है। कमी क्या होती है कि हम लोग आपस में ही एक दूसरे पर उंगली उठाते रहे। सब लोगों को एकजुट होकर करके काम करना पड़ेगा, और तभी जाकर के हमारा देश भी आगे बढ़े। तो देखिए, मैं आपसे ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग तो सबको देख लिए हैं और देखिएगा भी, लेकिन निश्चित रूप से जो ये पार्टी है, ये जो आशा पार्टी, आप सबकी आवाज राष्ट्रीय पार्टी है, हमारी सोच बहुत स्पष्ट है, हमारे कार्यक्रम बहुत स्पष्ट है, और हम लोगों का लक्ष्य क्या होगा कि जिस बिहार को सब लोग रोज बदनाम करते रहते हैं, मजदूरों की मंडी बना के रख दिए हैं, ये क्या होगा, ये पूरी तरह से खुशहाल करने का हम लोग को संकल्प, और ये तभी संभव है जब यहां सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जब कल कारखाने लगाए जाएंगे। और इसके लिए सोच बहुत जरूरी, और हम लोगों की सोच है, और छोटी सोच से कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। बड़ा सोच काम करने के लिए बड़ा सोच रखना, तो समाज में सबको साथ लेकर के चलना है, सबको मिलकर के काम करना है, और बिहार में खुशहाली है, इसी के उद्देश्य के साथ हमको काम है। आप सहमत है ना? आप सहमत है? 2025 का जो चुनाव है, तो बेलदौर क्षेत्र से आशा पार्टी के उम्मीदवार को ही जिताना है। अगर ये संकल्प आपने ले लिया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको जब भी किसी प्रकार के कोई सुझाव आपके मन में हो कि कैसे क्षेत्र का, कैसे प्रदेश का, कैसे देश का, किसी भी क्षेत्र का उत्थान हो सकता है, आप बताइएगा, हम लोग उसको करने के लिए हमेशा तत्पर। देखिए, जब तक लोगों को सुझाव नहीं आते हैं ना, तब तक उनको लगता नहीं कि हमारी भी हिस्सेदारी। तो जब भी कोई है करने की जरूरत है, तो आगे फिर हम लोग मिलते रहेंगे। और इतनी संख्या में यहाँ हमारी आज महिलाएं भी आई हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और सब देखिए, मेरा एक अनुरोध, जितनी बेटियां हैं उनको बेटे से कम मत समझिए। मेरी तो 2 बेटियां हैं। क्या होता था पहले देहात में, पता चला कि 7-7 बेटी हो गई बेटा के चक्कर में, होता था ना, हम देखते थे हमारे रिश्तेदारों के। तो आज बेटियां हो या बेटे हो, कोई अंतर नहीं है। बेटी भी आज देखे ना कहां स्पेस से आ गई, सुनीता विलियम्स आ गई ना। कोई क्षेत्र है तो ये कहां से होगा, सब लोगों को पढ़ने पर ध्यान, सबसे पहले पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, शादी की चिंता बाद में करनी। पहले क्या होता था, हम लोग देखते थे कि बच्ची पैदा नहीं हुई कि नाना नानी को चिंता हो गई कि इसके लिए कितना पैसा रखेंगे, 20 साल के बाद जब शादी होगी तो कैसे होगी। भाई आज जो है समय किस चीज का है, शिक्षा का, और ये बहुत अच्छी बात है। अब आज देखे ना, कोई परीक्षा देखिए बेटियां ऊपर रहती। तो बेलदौर में भी मैं चाहूंगा इतनी महिलाएं आप सब लोग आएंगे, तो बेटे बेटियों में कोई फर्क मत रखिए। आगे आने वाले समय में दोनों लोग आपको उतना ही मदद करेंगे। ये बिल्कुल छोड़ दीजिए दिमाग से कि बेटा रहेगा। बहुत लोग बोलता है कि बेटा नहीं रहेगा तो अंतिम क्रिया कौन करेगा, बोलता है ना। जितने बड़े बड़े लोग हुए, यहाँ नाम गिनाएंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी। बड़े बड़े लोग हुए जिनकी बेटी है, उन्हें दिया आपने, इसकी चिंता मत करिएगा। और अपनी बेटियों को, बेटों को, सबको समान ढंग से रखिए। आगे आने वाले समय में सब आपके सहायक होंगे और सब लोग आपको मदद करेंगे। तो करिएगा ना।
अरे आप लोग बिल्कुल बोलते ही कुछ नहीं है, दिन भर बैठी बोलना चाहिए ना, आपके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, और इस उम्मीद के साथ कि हमारा जो पार्टी का क्या है कि जब आशा होगी सरकार में तो खुशहाली होगी बिहार में। तो जितने हम लोग यहाँ हमारे एक मीटिंग में करते क्या है, हम 3 माताओं के नारे लगवाते हैं, सबकी 3 माताएं। सब बोलेगा बताइए कितना गलत बोल रहे हैं, हमारी देख के माँ ही बोल रहे हैं 3 बोल, सबकी 3 माताएं हैं। सबसे पहले धरती माँ है ना, है, उसके बाद हमारी भारत माता जो हमारा देश है, और उसके बाद अपनी अपनी माता। तो हम लोग नारा लगाएंगे, सबसे पहले धरती माता की, धरती माता की, धरती माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, अपनी अपनी माताओं की, अपनी अपनी माताओं की, अपनी अपनी माताओं की। बहुत बहुत धन्यवाद।